बिहार से दिल्ली गया तो दूसरे महीने की बात है गालिबन कि हम लोग ऐसी किराए के मकान में रहते थे, पार्टनर्स सारे छुट्टी पे थे। ऐसा वक्त आया कि जिम में पैसे नहीं थे और खाने के लिए चावल दाल नहीं था। मैंने बहैसियत रोज़गार के, अपनी दिलचस्पी का प्रोफेशन था जर्नलिज्म, उसको अपनाया और सहारा ग्रुप में 5 साल तक काम किया, नौकरी की। फिर उसके बाद अपना अखबार लॉन्च किया। देखिए, गांधी मैदान की जो रैली थी, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, और इसमें कोई शक नहीं है कि उस रैली ने हमारी शख्सियत में बहुत महमेज का काम किया। दोस्तों आदाब, आज हमारे साथ हैं नौजवान लीडर और जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब। आज हम जानेंगे डॉक्टर खालिद अनवर साहब की लाइफ स्टोरी, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, क्या उनका तालीमी बैकग्राउंड है और किस तरह से वो सियासत में आए, वो सब कुछ। खालिद साहब, स्वागत है आपका, खैर मकदम है। पहला सवाल ये होगा आपसे कि डॉक्टर खालिद अनवर कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया महफूज भाई। डॉक्टर खालिद अनवर के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं बिहार ही में एक ज़िला है मशरक़ी चंपारण, वहाँ एक ब्लॉक है ढाका, उसका एक इंटीरियर में एक गांव है बलुआ गुआबारी कहते हैं, नेपाल और हिंदुस्तान के सरहद पर है वो गाँव। उसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब बाहयात हैं, तंदुरुस्त हैं अभी। उनका नाम मोहम्मद बरकतुल्लाह है और इब्तदाई तालीम मेरी वहीं हुई, बिहार ही में हुई। 12th तक मैंने बिहार में किया, एक अपने गांव की स्कूल में। फिर वहीं पे करीब में एक दूसरा मदरसा है जामिया इब्न तैमिया, वहाँ एक मौलाना आज़ाद हाई स्कूल है खैरवा, वहाँ से। और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैंने आला तालीम हासिल की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया। तो आप एक सहाफ़ी भी हैं, फिर सहाफ़त की ज़िंदगी जो है, एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी आपने शुरू किया, अखबार भी आपने कायम किया, दिल्ली में रहे, दिल्ली की गलियों को आपने देखा। देखिए, दिल्ली मैं तालीम की गर्ज से गया था और मीर की दिल्ली, गालिब की दिल्ली ऐसी दिल्ली है जो जाती है उसको अपना लेती। दिल्ली को कहा जाता है कि मोहब्बतों का शहर है और बड़े बड़े राजा नवाब वहाँ आए और दिल्ली के होकर के रह गए। वो मीर तकी मीर का बहुत मशहूर शेर है कि कौन जाए मीर अब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। तो एक बार जो दिल्ली जाता है उसको छोड़ना आसान नहीं है। और तालीम की गर्ज से गया था और यकीनन एक बिहारी होने के नाते और एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी के लिए ज़रूरत होती है कि रोज़गार भी मिले। तो मैंने बहैसियत रोज़गार के, अपनी दिलचस्पी का प्रोफेशन था जर्नलिज्म, उसको अपनाया और सहारा ग्रुप में 5 साल तक काम किया, नौकरी की। फिर उसके बाद अपना अखबार लॉन्च किया और हिंदुस्तान एक्सप्रेस, हमारा समाज, और उसके बाद नीतीश कुमार। 2005 के बाद तो हर बिहारी की ज़बान पे नीतीश कुमार ही था, चूँकि टूटी सड़कें और उल्टे सीधे माहौल, अंधेरी रातों में निकलने से मनाही, और हम लोगों के साथ भी यही होता था। तो जब 2005 में नीतीश कुमार आए तो हर शख्स जानना चाहता था कि ये कौन नीतीश कुमार है जो बिहार को बदलना चाहता है। और कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखे, सभी की निगाह नीतीश कुमार पे थी और नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया, उससे बिहारियों का हौसला बढ़ा। और फिर मैं 2010 में पटना से मैंने अखबार लॉन्च किया। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उनको समझने की कोशिश हुई और एक वक्त ऐसा आया कि मैं नीतीश कुमार का गर्विदा हो गया। तो 2018 में आप जो है एमएलसी बने, पार्टी में शामिल भी हुए, तुरंत जो है आपको एमएलसी बना दिया गया। फिर दोबारा भी जो है आप एमएलसी बने हैं। गांधी मैदान की जो रैली थी वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि रैली के बाद ही जो है खालिद साहब को नीतीश कुमार ने जो है एमएलसी बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या रही है? देखिए, गांधी मैदान की जो रैली थी, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, उस रैली का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हौसला टूट रहा था 2014 में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और एक तासुर दिया जा रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों यानी फ़िक्री एतबार से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत पसमादगी का शिकार हो रहे हैं, डरे सहमे रहते हैं। तो इस रैली का मकसद ये भी था कि लोगों को हौसला दिया जाए कि ऐसा नहीं है, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और अपने हक़ हुकूक़ के लिए आप सड़कों पे आ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं।
और इसमें कोई शक नहीं है कि उस रैली ने हमारी शख्सियत में बहुत महमेज़ का काम किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का और तमाम अकाबिर का, जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके उस रैली का कन्वीनर मुझे बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं थी और बहरहाल कहने की बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कही नहीं जाती है और मुझे कहने से रोका भी गया है ये कि रैली के बाद मैं एमएलसी बना और मुझे ज़िम्मेदारियां दी गई काम करने की। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि उन ज़िम्मेदारियों को निभाऊं। ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, तो वो जो जद्दोजहद की आपकी कहानी रही है, अगर कुछ शेयर कर सकें तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जिस माहौल में पले बढ़े वो जिद्दोजहद ही की एक तारीख़ है और पीछे मुड़ के देखिए तो लगता है कि या तो हम जिद्दोजहद करते रहे हैं या ये लगता है कि एक रूटीन लाइफ गुजारते रहे हैं। हम लोग जो रूटीन लाइफ गुजारते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग और बिहार से बाहर जाने वाले लोग, तो उनकी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद पे है, यानी जोहदे मुसलसल जिसको कहते हैं वो है। आप अपने घर बार को छोड़ के जाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कभी किसी वक्त खाना मिलता है, किसी वक्त नहीं मिलता है। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको कि जब मैं दिल्ली से गया, बिहार से दिल्ली गया, तो दूसरे महीने की बात है गालिबन कि हम लोग ऐसी किराए के मकान में रहते थे, पार्टनर्स सारे छुट्टी पे थे। ऐसा वक्त आया कि जेब में पैसे नहीं थे और खाने के लिए चावल दाल नहीं था, तो 3.5 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा हुआ और आधा किलो चावल ख़रीद के लाए। चूँकि उस वक्त यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन का ज़माना नहीं था और कम्युनिकेशन भी इतना ये नहीं था, ये बात है 1997 की। तो लगता था कि जैसे अब क्या करेंगे इसके बाद, लेकिन चावल ला करके, खिचड़ी बना करके खाना, फिर अपने कपड़े धोना और फिर अगले शाम में क्या खाएंगे, तालिब इल्मी के ज़माने बड़ी बात होती है तो होता है। और फिर कोई ना कोई गांव वाला मिल जाता है जो आपको पैसे दे देता है कि ठीक है तुम्हारे अब्बा से ले लेंगे, तुम्हारे इससे ले लेंगे। तो इस तरह की जिद्दोजहद तो बहुत चलती है। नौकरी के लिए जाइए, वहाँ जिद्दोजहद है। फिर जो पॉलिटिकल लाइफ है, ये तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ नीतीश कुमार का, जो पता नहीं उनको क्या नज़र आया और क्यों मेरे ऊपर एतबार किया, वरना इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दूसरी पार्टियों में जाइए तो पैसे मांगते हैं, आपके ख़ानदान को देखते हैं, आपके फादर क्या थे। नीतीश कुमार के यहाँ ये परेशानी मुझे कम से कम नहीं हुई और दूसरी बार भी एमएलसी बना तो मुझे नहीं पता था और कि मुझे भी बनाएंगे। क्यों मुझे बनाएंगे भाई, मेरे अंदर क्या है कि मुझे बनाएंगे न मैं, तो उन्होंने बनाया। तो एक तो जिद्दोजहद की बात है, स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, देखिए तो मुसलसल स्ट्रगल। और अब पहली मरतबा मैं बिहार से दिल्ली गया तो आपको हैरत होगी कि बरगिनिया के स्टेशन है सीतामढ़ी ज़िला में, वहाँ से ट्रेन पकड़ा, गोरखपुर गया, गोरखपुर से बस पकड़ के कानपुर गया, कानपुर से बस पकड़ के बुलंदशहर पहुँचा, बुलंदशहर से बस पकड़ के दिल्ली पहुँचा और दिल्ली में जा कर के बैग लेके किसके यहाँ बैग रखें। ये सब होती हैं, नए लोगों को परेशानियाँ तो ये सब होती हैं और इसको हम बिहारी रूटीन लाइफ समझते हैं। तो अब आप इस मकाम पर पहुँचे हैं तो जाहिर है दूसरे लोगों के फलाह के लिए, उनके लिए काम करने के लिए कुछ तो सोचा होगा आपने, स्ट्रेटजी कुछ तो बनाई होगी और दोबारा आप बने हैं तो जाहिर है नीतीश कुमार जो है आपसे करीब भी हैं, आपको चाहते भी हैं। देखिए, आज से 25 साल पहले का बिहार या समाज और आज का समाज में ड्रास्टिक चेंज आया, ख़ास तौर से बिहार में। अब बिहार में वो गुर्बत नहीं रही जो पहले थी। बिहार में रोज़गार है, गांव-गांव में रोज़गार है, बिहार में गांव-गांव में सड़कें हैं, बिहार में गांव-गांव में बिजली है, लाइट है, पावर है जिससे काम होता है और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, डिजिटल दुनिया आ गई है। तो जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया उसके लिए अब अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं है और 13 करोड़ बिहारियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हर मैदान में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए कोशिशें लगातार हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि नई नस्ल जो आ रही है उसको बहुत परेशानियां नहीं हैं। हमारा हाई कमीशन कहिए या कमिश्नर कहिए दिल्ली में भी बैठते हैं जो बिहारियों को केयर टेकर की हैसियत से रखते हैं। मुंबई में भी हमारी ऑफिस है बिहार गवर्नमेंट की, बिहार फाउंडेशन चलता है, वहाँ सब लोगों को सहूलतें दी जाती हैं। तो हम भी मुंबई जा कर के और दिल्ली में लोगों से मिल कर के, अब कोलकाता में तो बहुत कम लोग रहते हैं और शहरों में है, अहमदाबाद में या हैदराबाद में, तो कोशिश हो रही है कि आप बाहर भी रह रहे हैं तो आपको ये फीलिंग नहीं हो
कि आप एक बिहारी हैं और लाचार हैं, बाहर है, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर खालिद अनवर की मंजिल क्या है? देखिए, बहैसियत खालिद अनवर के मेरी मंजिल मैं तय करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये लगता है कि मैं अपने समाज को, ख़ास तौर से मुसलमानों में, अगर लीडरशिप पैदा कर सकूँ, नई नस्ल को आगे बढ़ा सकूँ, और नए नौजवान जो आ रहे हैं फेनेटिक नहीं है, लिबरल सोच है और समाज को लेके आगे चलने का जज्बा है जिनके अंदर, तो उस तरह की एक नस्ल मैं तैयार करना चाहता हूँ। यही मेरी मंजिल है। उस सिलसिले में मैं पिछले गुज़श्ता मुझे लगता है कि 8-9 बरसों से मैं इसी सिलसिले में काम कर रहा हूँ, और मैंने दो कारवां जो निकाला, कारवान फ़िक्र अमल या कारवान इत्तेहाद व भाईचारा, या उससे पहले जो मीटिंगें हुई, तो कोशिश यही हो रही है कि हर ज़िले में, हर इलाके में लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। एक आखिरी सवाल कि जिस सोच के तहत आप सियासत में आए थे, जो आपने सोचा था या जो स्ट्रेटजी बिहार को लेकर बनाया था, जैसे आप बता रहे थे कि 2005 के बाद बिहार में बदलाव आना शुरू हुआ, उसके पहले जो है बिहार की हालत अच्छी नहीं थी, तो वो जो ख्वाब था वो पूरा हुआ? मैंने एक नज़रिया दिया, और मेरा नज़रिया नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नज़रिया है, गांधी जी का नज़रिया है, हमारे अकाबरीन का, मौलाना महमूद हसन देवबंदी का नज़रिया है कि समाज में बेखौफ ज़िंदगी गुजारी जाए और समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से, तक़सीम के बाद, हमारी जो कौम है, हमारी मिल्लत है, बहुत पीछे हो गई, और अभी तक, आज के दिन तक मेरे ख़्याल से 10-15% लोग ही हैं जो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि हम लोग पीछे रह गए हैं दौड़ में। और मुझे लगता है ये 15%, 20% होगा, 25% होगा, हम जिंदा रहे न रहे, एक दिन 100% होना है। इसको कोई रोक नहीं सकता, और जिस दिन 100% होगा फिर हमारा दौर शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे डॉक्टर खालिद साहब, जो कह रहे हैं कि नौजवानों के बीच बेदारी लाने की ज़रूरत है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके।